नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। स्पेशल पर्पज मोटर चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें एसी सीरीज मोटर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो अगर एसी सीरीज मोटर की बात की जाए तो इसमें कुछ टॉपिक पढ़ा दिया गया था पिछले लेक्चर में। लाइट चले जाने की वजह से बहुत सारा टॉपिक छूट गया था, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो एसी सीरीज मोटर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें डीसी सीरीज मोटर को जब एसी सप्लाई दी जाती है तो क्या उसमें मतलब डिसएडवांटेज होते हैं, क्या उसमें कमियां होती हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसे जो है कम हो जाता है, उसी के बारे में क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो जो पिछला लेक्चर था उसी लेक्चर के आगे ये लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट था, तो इसमें भी अब कंप्लीट किया जाएगा उसको। उस समय लाइट चली जाने की वजह से जो है टोटल कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, देखिए एसी के केस में जो है, अगर हम डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देंगे, ये तब की बात की जा रही है। जैसा कि हेडिंग पिछले लेक्चर में डाला गया था कि स्टडी ऑफ डीसी सीरीज मोटर एज ए स्टडी ऑफ डीसी सीरीज मोटर एज ए एसी सीरीज मोटर, एज ए एसी सीरीज मोटर। मतलब डीसी सीरीज मोटर को जो है एसी सीरीज मोटर की तरह अगर हम चलाएं तो उस कंडीशन में क्या उसमें उसके परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसी के केस में मोटर की फील्ड वाइंडिंग, एसी के केस में मोटर की फील्ड वाइंडिंग एसी के केस में मोटर की फील्ड वाइंडिंग का इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंडक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे सर्किट का इम्पीडेंस तथा पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज हो जाता है, जिससे एसी के केस में डीसी मोटर का पावर फैक्टर लेस हो जाता है। पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो पावर फैक्टर हमारा पीएफ बराबर आपका cos फाई होगा। तो अगर फाई का मान हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, तो पावर फैक्टर cos फाई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, इंडक्टेंस जैसे डीसी के केस में तो इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं किया जा रहा था, समझ में आया। डीसी के केस में इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि डीसी के केस में इंडक्टेंस को लिया नहीं जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अब इंडक्टेंस आ गया। पहले तो केवल रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जा रहा था ना। जैसे डीसी फील्ड वाइंडिंग है, हमारा सीरीज मोटर तो यही है ना, यही हमारा क्या है, सीरीज मोटर है। ये हमारा कार्बन ब्रश है, और ये प्लस है, और ये क्या है, माइनस है। और यहाँ पे हम टर्मिनल वोल्टेज V सप्लाई देते हैं। इसमें आपका EB प्रोड्यूस होता है, इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे आपका EB प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो यहाँ से सप्लाई देंगे तो इसमें करंट आपकी जाएगी, और इसमें करंट से होते हुए इसमें करंट जाएगी आपकी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, डीसी के केस में यल बराबर क्या था, 0 था। लेकिन जब एसी का केस आ गया तो यल इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यल का मान इंक्रीज हो गया। यल का मान हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले केवल देखिए डीसी के केस में केवल रेजिस्टेंस कंसीडर होता था, जिसकी वजह से I/R वोल्टेज ड्रॉप होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें रेजिस्टेंस को कंसीडर किया ही जाएगा एसी के केस में।
उसके साथ ही साथ इंडक्टेंस को कंसीडर किया जाएगा। इंडक्टेंस की वजह से हमारा एक्सल डेवलप होता है ओमेगा इंटू एल, तो एक्सल भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तब वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू एक्सल भी होगा और आई इंटू आर भी होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, आई इंटू जेड होता है, जिसे इम्पीडेंस ड्रॉप के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो अब जब आई इंटू जेड बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, पावर फैक्टर एंगल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, कास फाई बराबर होता है आर अपान जेड होता है। तो पावर देखिए इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर एक्सल बढ़ जाएगा तो इम्पीडेंस भी हमारा बढ़ जाएगा, जिससे पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि सिलेबस में उतना ज़्यादा दिया नहीं है, तो उतना डीप भी नहीं जाऊँगा। अभी चाहूँ तो इसको ट्राइंगल के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ। अब इसमें अगला पॉइंट है, देखिए स्टार्टिंग पीरियड में मोटर का पावर फैक्टर लेस होता है। स्टार्टिंग की कंडीशन में एसी के केस में मोटर का पावर फैक्टर लेस होता है। ठीक है, बट रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर अधिक बढ़ जाता है। रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मोटर का स्टार्टिंग टार्क कम होता है। भाई सिंपल सी बात है, पावर फैक्टर अगर कम होगा स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग टार्क कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए स्टार्टिंग टार्क कम होता है और ऑपरेटिंग टार्क हमारा, रनिंग टार्क क्या रहेगा, उच्च रहेगा। उसको बताने की ज़रूरत नहीं हो, तो पहले ही लिख लिए हैं। तो जैसे अब जो टार्क होता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कास फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। हमारा स्पीड पे भी टार्क क्या करता है, डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए रनिंग कंडीशन में स्पीड ज़्यादा होती है तो टार्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया। स्टार्टिंग कंडीशन में स्पीड कम होगी तो टार्क हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पावर फैक्टर भी उस समय क्या है, कम है, जिसकी वजह से। तो रनिंग कंडीशन में तो ये डिपेंड होगा, मतलब ये निर्भर करेगा, लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन में पावर फैक्टर के कम होने की वजह से टार्क हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार मोटर की चाल के साथ मोटर का पावर फैक्टर घटता बढ़ता रहता है। मतलब क्या है कि मोटर की स्पीड पर हमारा पावर फैक्टर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। डायरेक्टली इस पर तो डिपेंड करता ही, लेकिन मोटर का पावर फैक्टर स्पीड पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे थोड़ा पॉइंट हम लिखेंगे। इस प्रकार मोटर की चाल के साथ साथ, यहाँ पर लिखेंगे इसी के आगे, इस प्रकार मोटर की चाल के साथ साथ मोटर का पावर फैक्टर घटता बढ़ता रहता है। मोटर का पावर फैक्टर घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। पावर फैक्टर के घटने के साथ साथ टार्क भी क्या होता है, घटता है। अब मोटर पे टार्क अगर घटेगा तो आउटपुट भी घट जाता है। ठीक है,
एसी के केस की बात की जा रही है, मोटर पर टार्क के घटने से आउटपुट भी घट जाता है। आउटपुट भी क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि फार्मूला होता है, अगर मोटर में देखेंगे तो मैकेनिकल पावर ईबी इंटू क्या होता है, आर्मेचर करंट आई है, बराबर यही किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू टी। पी बराबर होता है ओमेगा इंटू टी। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं 2πN/T। टी क्या है, टार्क है। समझ में आया? तो टार्क अगर हमारा कम हो रहा है स्टार्टिंग में तो मैकेनिकल पावर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वही बात ये कर रहा है। अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक डीसी सीरीज मोटर की तरह धारा के प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें जो हमारी स्पीड होती है डीसी सीरीज मोटर में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें करंट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जैसे डीसी सीरीज मोटर में होता है वैसे एसी सप्लाई देंगे तो वैसे इसमें भी रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक उसका एकदम हूबहू वैसे ही रहेगा। हाँ, वो अलग बात है कि पहले की अपेक्षा जो है स्पीड कुछ क्या रहेगी, कम रहेगी, करंट कुछ क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और टार्क जो है, टार्क की बात करें तो एसी के केस में टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA का स्क्वायर होगा। जैसे डीसी सीरीज मोटर की तरह मोटर के जैसा मतलब इसका भी स्टार्टिंग टार्क हाई ही होता है, लेकिन डीसी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो ये जो हमारा टार्क है ये भी करंट के स्क्वायर के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसमें ज़्यादा ये टार्क कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। इसे क्या बोलते हैं, टार्क कैरेक्टरिस्टिक आर्मेचर करंट और इसके बीच में। ठीक है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक भी कैसे होता है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक भी स्पीड और किस के बीच खींचा जाता है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक टार्क के बीच। डीसी सीरीज मोटर में पढ़े होंगे, तो एकदम ये डीसी सीरीज मोटर के जैसा है। यह भी क्या है, डीसी सीरीज मोटर के जैसा है। डीसी सीरीज मोटर के जैसा है, ये भी डीसी सीरीज मोटर के जैसा ही है। तो इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ वही मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब डीसी सीरीज मोटर का स्पीड और लोड कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका स्पीड है या फिर ये लोड है या फिर आर्मेचर करंट आई है। ठीक है, तो अब देखिए डीसी के केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिल रहा है, मान लीजिए डीसी के केस में कैरेक्टरिस्टिक ऐसे मिल रहा है, तो एसी के केस में कैरेक्टरिस्टिक और ऐसे मिलेगा, कुछ इस तरीके से। समझ में आया? तो पहले की अपेक्षा जो है हमारी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें और आपको बताना है, ये जो पॉइंट लिखाया जा रहा है ये तब लिखाया जा रहा है, तब की बात की जा रही है जब जो है डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई दी जाती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ठीक है, अगर हम टार्क एसी में टार्क कम होगा डीसी से, समझ में आया? स्पीड AC इज लेस देन आपका NDC होगा।
ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब एसी के केस में जो सीरीज मोटर की स्पीड होगी वो कम होगा डीसी सीरीज मोटर की अपेक्षा स्पीड में, ठीक है। टार्क भी ऐसे होगा, तो इस तरीके से। तो ये जो आपका पॉइंट है आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसमें कुछ और पॉइंट है। अब इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन ऑफ डीसी सीरीज मोटर, अब आगे पढ़ेंगे। अब अगला हेडिंग इसी में जो है इम्प्रूवमेंट डिजाइन ऑफ डीसी सीरीज मोटर। इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन ऑफ DCSM डीसी सीरीज मोटर फॉर डीसी सीरीज मोटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसी सीरीज मोटर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसी सीरीज मोटर। मतलब अगर डीसी सीरीज मोटर को हमें एसी सीरीज मोटर बनाना है तो हमें क्या क्या चेंजेज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। सीरीज, जैसे मान लीजिए सीरीज फील्ड का यल कम करना पड़ेगा, सीरीज फील्ड का यल कम करना होगा। तो सीरीज फील्ड का यल क्या करेंगे, कम करेंगे, तभी तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यल कम होगा तो पावर फैक्टर वगैरह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे जो है हमारा इंक्रीज होगा, तो यल बराबर एक फार्मूला होता है एन स्क्वायर बटे एस, जहाँ एन क्या है, टर्न है, क्या है, टर्न है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ टर्न अगर कम करेंगे तो यल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक चीज़ और होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 ही हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 बराबर होता है एम एफ बटे एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन इंटू आपका क्या होता है, आई होता है, बटे क्या होता है, यस होता है। तो अगर हम एन को कम करेंगे तो 5 ही हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एन अगर कम होगा तो 5 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो इंडक्टेंस तो कम हो जाएगा, लेकिन एन कम करने से 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब 5 कम होगा तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आगे पॉइंट लिखेंगे। फ्लक्स कम होने से स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। फ्लक्स कम होने से स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फाई के अनुसार, ठीक है। आप जब डीसी सीरीज मोटर पढ़ेंगे तो उसमें फ्लक्स और स्पीड के बीच जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो फ्लक्स अगर कम होगा तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब फ्लक्स हमारा क्या होगा, कम होगा तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे एन क्या है, स्पीड है। यहाँ पे जो एन है वो क्या है, आपका स्पीड है। समझ में आया, ये तो टर्न है। यहाँ पर आप एन को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे आप सीधा इसे टी लिखिए, नहीं टी गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है एन ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं स्पीड लिख दे रहा हूँ। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है आपका क्या होगा, फाई होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाई अगर कम होगा तो स्पीड भी हमारी क्या होगी, कम होगी। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यल कम होने से जो है
इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। पीएल कम होने से पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। अगला पॉइंट है पीएल कम होने से पीएफ इंक्रीज हो जाता है। देखिए कास फाई बराबर क्या होता है, कास फाई बराबर R/Z होता है। तो यल अगर कम होगा तो जेड भी हमारा कम होगा, तो जेड अगर कम होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये वाला तरीका ठीक है, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन फ्लक्स कम होने से स्पीड बढ़ तो जाती है। अब अगला पॉइंट, फ्लक्स कम होने से स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन देखिए फ्लक्स कैसे कम होता है, जब टर्न कम करेंगे तो इंडक्टेंस भी कम होगा, फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं। बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ एक निश्चित धारा के लिए टार्क घट जाता है। साथ ही साथ एक निश्चित धारा के लिए टार्क घट जाता है। टार्क क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि टार्क बराबर होता है K/φ/I और क्या होता है, cos फाई। तो वो तो अलग बात है भाई, I और cos फाई का कंपोनेंट तो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो टार्क हमारा क्या होगा, फ्लक्स कम होगा तो टार्क भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो टार्क नहीं कम होना है, किसी भी कंडीशन में कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं उसी के बारे में आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस पर एक फार्मूला निकल करके आता है। तो के का मान एक होता है ईएमएफ इक्वेशन से निकल करके आता है। तो 5PZ अपन जो है 60A होता है, या फिर 2π ये इंटू I cos फाई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, सही तो है। तो यहाँ पे ये फ्लक्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स कम होगा तो हमारा टार्क क्या होगा, कम होगा। हालांकि इतना ही लिखने से काम चल जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब टार्क कम ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये फार्मूला क्यों दिखाया गया, तो सोचिए अगर जेड की संख्या हम क्या कर दें, Z/2 का मतलब क्या है, देखिए टर्न बराबर होता है, टर्न बराबर 2 × Z। तो यहाँ पे Z बराबर 2T होता है। Z बराबर क्या होता है, 2 × T। तो T क्या है, यहाँ पे टर्न है, T यहाँ पे क्या है, टर्न है। आप सीधा टर्न लिखिए, ठीक है, सीधा यहाँ पे क्या लिखिए, टर्न। तो टर्न बराबर क्या हो जाएगा, टर्न बराबर Z/ क्या हो जाएगा, 2। और Z क्या है आपका, नंबर ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर। ठीक है, तो यही Z/2 हम बढ़ा देंगे। तो Z/2 जब हम बढ़ाएंगे तो टार्क का मान बढ़ेगा ना, टार्क का मान हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे T बराबर आपका 5P/π × A × Z/ आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, I cos फाई। तो Z/2 को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो टार्क हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन ये Z/2 होता कहाँ पे है, आर्मेचर के कंडक्टर में। तो आर्मेचर के कंडक्टर में ये Z/2 हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब टर्न बढ़ाएंगे। Z/2 बढ़ाने का मतलब है कि हम टर्न बढ़ाएंगे। समझ में आया, तो वही चीज़ लिखेंगे। इसलिए टार्क की पूर्ति के लिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए टार्क की पूर्ति
के लिए Z/2 बराबर क्या है, टर्न है। Z/2 टार्क की पूर्ति के लिए Z/2 टर्न की संख्या आर्मेचर में बढ़ा दिया जाएगा। आर्मेचर में क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जब Z/2 बढ़ जाएगा तो हमारा टार्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि पहले देखिए सीरीज फील्ड का इंडक्टेंस कम करने के लिए हमने टर्न कम किया। जब हमने टर्न कम किया तो इंडक्टेंस कम होने के साथ साथ फ्लक्स कम हो गया, तो स्पीड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब यल कम हुआ तो पावर फैक्टर एंगल जो है हमारा कम हुआ, जिसकी वजह से पावर फैक्टर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। वो भी ठीक है, लेकिन फ्लक्स के कम होने से हमारा टार्क भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो हम क्या काम करेंगे, फार्मूले के अनुसार जो है यहाँ पे देखिए एक फार्मूला निकल करके आता है आपका, क्या कहते हैं, जब टार्क का इक्वेशन आप देखेंगे डीसी सीरीज मोटर में, एक टार्क का इक्वेशन वहाँ पे निकल करके आता है, तो वहाँ पर Z/2 उस फार्मूले में रहता है। समझ में आया? तो उस फार्मूले में देखेंगे तो Z/2 मतलब क्या है, टर्न है। तो टर्न अगर आर्मेचर में उतना बढ़ा दिया जाए तो जितना सीरीज फील्ड में हम कम कर रहे हैं उतना हम आर्मेचर में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो उस हिसाब से टार्क हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उसका एक्चुअल मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, मैं फार्मूले के अनुसार बता रहा हूँ कि टर्न बढ़ा देंगे, उसमें कम करेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। टार्क की पूर्ति के लिए क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आर्मेचर पे टर्न बढ़ाने से अब एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो रहा है कि आर्मेचर पर टर्न बढ़ाने से आर्मेचर फ्लक्स इंक्रीज होता है। फ्लक्स भाई फ्लक्स तो हमारे टर्न पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि फ्लक्स बराबर जो है टर्न इनटू करंट बटे क्या होता है, यस होता है रिलक्टेंस। तो आर्मेचर फ्लक्स इंक्रीज होता है, टर्न बढ़ेगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। आर्मेचर फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। आर्मेचर फ्लक्स इंक्रीज होता है जिसे हम फाई ए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ए से। ठीक है, तो आर्मेचर फ्लक्स इंक्रीज होने से आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाएगा, जिससे आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाता है। आर्मेचर फ्लक्स की बात हो रही है, सीरीज फील्ड के फ्लक्स की बात नहीं हो रही है। समझ में आया? जिससे आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब आर्मेचर रिएक्शन बढ़ गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो गई, क्रिएट हो गई। तो इसलिए मेन पोल पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दी जाती है। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए मेन मैग्नेटिक पोल पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दी जाती है। जो स्थिर पोल होते हैं उसी पर बाइंडिंग की जाती है। पोल फेस पे पोल शू होता है ना, जैसे ये पोल शू होता है, ये हमारा ऐसे पोल शू बना होगा। ठीक है, ऐसे पोल शू बना होता है, तो इसी में जो है छिद्र करके जो है वाइंडिंग को डाल दिया जाता है। तो ये हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर देने से आर्मेचर रिएक्शन हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब ये प्रॉब्लम तो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए मेन पोल पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर देते हैं, अर्थात अब आर्मेचर कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स निकलेगा वो बढ़े हुए आर्मेचर फ्लक्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन हमारा मेंटेन हो जाएगा और कम हो जाएगा। जो बढ़ने की वजह से आर्मेचर रिएक्शन हमारा बढ़ रहा था वो अब नहीं होगा।
अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, वैसे पॉइंट तो बहुत सारे हैं तो लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं, पढ़ा ही देते हैं आपको। देखिए इंडक्टेंस का मान कम करने के लिए मोटर की डिजाइन, इंडक्टेंस का मान कम करने के लिए मोटर की डिजाइन, इंडक्टेंस का मान कम करने के लिए मोटर की डिजाइन लो ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए की जाती है, की जाती है, ठीक है, के लिए की जाती है। क्योंकि उच्च एचपी की मोटरों के लिए लो ऑपरेटिंग वोल्टेज पर धारा उच्च होती है, क्योंकि हाई एचपी, एचपी मतलब हार्स पावर, हाई एचपी की मोटर के लिए लो वोल्टेज पर धारा उच्च होती है, ठीक है। देखिए जब इंडक्टेंस का मान कम किया जाएगा तो उस कंडीशन में जहाँ पर इंडक्टेंस कम किया जा रहा है तो उस हिसाब से उस मोटर की डिज़ाइन कैसे होती है, उस मोटर की डिज़ाइन हाई एचपी के लिए होगी और लो वोल्टेज के लिए होगी। तो हाई एचपी है तो करंट ज़्यादा होगी, करंट कब ज़्यादा होगी, जब वोल्टेज आपका क्या होगा, कम होगा, समझ में आया। तो अगर हाई एचपी की मोटर डिजाइन करनी है तो उसके लिए करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो करंट कब ज़्यादा होगी, पावर के अनुसार। अगर पावर हमारा कांस्टेंट रहे तो P बराबर वी आई होता है, ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे cos फाई भी होता है। तो पावर अगर कांस्टेंट रहेगा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई होगा। तो वोल्टेज अगर हमारा क्या होगा, कम होगा, तो करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो करंट ज़्यादा किसके लिए होता है, जिसकी हार्स पावर रेटिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी हार्स पावर रेटिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं, समझ में आया। तो इंडक्टेंस का मान कम करने के लिए मोटर की जो डिज़ाइन होती है वो लो वोल्टेज के लिए की जाती है, ठीक है। मोटर की डिज़ाइन लो वोल्टेज, कारण क्या है, क्योंकि देखिए अगर इंडक्टेंस रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उस समय हमें ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इंडक्टेंस कम कर रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो हमारा काम जो है कम ही वोल्टेज से चल जाएगा, क्योंकि ड्रॉप कम हो गया ना, तो कम वोल्टेज से हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो कम वोल्टेज होगा तो हार्स पावर रेटिंग ज़्यादा होगी, जिससे धारा हमें ज़्यादा मिलेगी, समझ में आया भाई। धारा ज़्यादा होगी तभी तो हार्स पावर रेटिंग ज़्यादा होगी। ज़्यादा हार्स पावर रेटिंग का हम मोटर क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगला है, इसके अपोजिट यदि मोटर, इसके अपोजिट, अब इसी में लिखेंगे कि इसके अपोजिट यदि मोटर की प्रचालन वोल्टेज, मोटर की प्रचालन वोल्टेज, मोटर की प्रचालन वोल्टेज उच्च होती है, उच्च होती है, तो धारा का मान, तो धारा का मान उच्च होती है तो धारा का मान कम होगा, कम होगा, कम होगा। इस स्थिति में निश्चित धारा का मान, निश्चित मान का फ्लक्स, इस स्थिति में, इस स्थिति में निश्चित फ्लक्स, निश्चित फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स लिखना पड़ेगा, निश्चित फ्लक्स का मान, निश्चित फ्लक्स का मान निश्चित मान का फ्लक्स, ऐसे लिखिए, नहीं तो लिखने में गड़बड़ा जाएगा, सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा। निश्चित मान का फ्लक्स, निश्चित मान का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, 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 उत्पन्न करने के लिए,
उत्पन्न करने के लिए पोल पर टर्न बढ़ाना होगा, पोल पर टर्न बढ़ाना होगा। फिर वही बात हो गई। देखिए कह रहा है अगर यल कम करेंगे तो यल कम करने के केस में लो वोल्टेज पर हम क्या कर सकते हैं, हाई हार्स पावर रेटिंग की मोटर डिजाइन कर सकते हैं जिसकी करंट रेटिंग ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, हाई हार्स पावर रेटिंग ज़्यादा होगा तो करंट रेटिंग ज़्यादा होगा। तो करंट रेटिंग ज़्यादा को बर्दाश्त करने के लिए हम मोटे कंडक्टर का यूज करेंगे। ये तो ठीक है, एकदम बैठ रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। समझ में आया? कारण क्या है, गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे फिर हमें पोल पे टर्न बढ़ाना पड़ेगा। अभी पोल पे ही टर्न हमने कम किया जिसकी वजह से इंडक्टेंस कम हुआ। अब यहीं पे फिर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो इसलिए जिस मोटर का इंडक्टेंस हमें कम करना है हम उसे लो वोल्टेज हाई पावर रेटिंग की मोटर डिजाइन करते हैं। समझ में आया? जिसकी करंट रेटिंग क्या होती है, हाई होती है। इसके अपोजिट हम बिल्कुल नहीं करते हैं। कारण क्या है कि अगर प्रचालन वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, उच्च होगा तो धारा का मान कम होगा। भाई वोल्टेज अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। जब करंट का मान कम होगा तो इस स्थिति में निश्चित मान का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए पोल पर टर्न बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि करंट, देखिए फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फ्लक्स हमारा कम हो जाएगा तो फिर मैटर गड़बड़ा गया। तो फ्लक्स, एक निश्चित मान का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए फाई बराबर क्या होगा, यन इंटू आई बटे क्या होगा, यस। तो यन हमें बढ़ाना पड़ेगा ना। पोल पर नंबर ऑफ टर्न हमें क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो पोल पर नंबर ऑफ टर्न फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी देखिए इंडक्टेंस को कम करने के लिए हमने कम किया था, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस केस में हम हाई हार्स पावर रेटिंग का मोटर डिजाइन करते हैं, लेकिन वो लो वोल्टेज पर होता है। समझ में आया? लो वोल्टेज पर होता है, हाई वोल्टेज नहीं, हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन नहीं होता है। सीरीज मोटर कभी भी हाई वोल्टेज के लिए नहीं डिजाइन होता है, जान लीजिए। हमेशा जो है लो वोल्टेज के लिए ही क्या होता है, डिजाइन होता है। और लो वोल्टेज पर सीरीज मोटर पर हाई हार्स पावर की रेटिंग भी हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लो हार्स पावर का भी बना लेते हैं, हाई हार्स पावर का भी हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन वोल्टेज रेटिंग क्या रहती है, कम ही रहती है। और ज़्यादातर देखिए, अगर आपको लो हार्स पावर रेटिंग का हमें बनाना है तो उस कंडीशन में हम जो है कुछ ऐसा इसमें डिजाइनिंग में चेंज करते हैं जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्सल मोटर बनता है। तो सीरीज मोटर की जगह हम यूनिवर्सल मोटर को यूज करके छोटी छोटी चीज़ों में यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सीरीज मोटर की बात की जाए तो सीरीज मोटर हमेशा जो है लो वोल्टेज पर हाई हार्स पावर रेटिंग के लिए क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। जो ट्रैक्शन वगैरह में क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। रिएक्टेंस एक होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज, शायद मैंने आपको बता दिया। रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए देखिए एक रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है ना। तो रिएक्टेंस वोल्टेज कम्यूटेटिव कॉइल। रिएक्टेंस वोल्टेज किस में प्रोड्यूस होता है, कम्यूटेटिंग कॉइल में। कम्यूटेटिंग कॉइल में। अब कम्यूटेटिंग कॉइल कौन सी होती है, जब डीसी मशीन आप पढ़े होंगे तो उस केस में वहाँ पर जो है जब एसी डीसी में कन्वर्ट होता है कम्यूटेटर पर, तो कम्यूटेटर और ब्रश के माध्यम से जो कॉइल शॉर्ट सर्किटेड होती है उसी का कम्यूटेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिएक्टेंस वोल्टेज किस में होता है, कम्यूटेटिंग कॉइल में होता है। अर्थात कम्यूटेटिंग कॉइल, अर्थात इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कॉइल। शॉर्ट सर्किट कॉइल में कम करने के लिए मशीन में नंबर ऑफ पोल अधिक, मशीन में नंबर ऑफ पोल अधिक रखते हैं।
रखते हैं तथा फ्लक्स पर पोल कम रखते हैं, तथा फ्लक्स पर पोल कम रखते हैं। समझ में आया? फ्लक्स पर पोल जो है कम रखते हैं। फ्लक्स पर पोल क्या रखते हैं? कम रखते हैं। अब ये तो हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो इतना डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ, आप सभी पढ़ लीजिए। स्पार्किंग, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के तरीके। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के तरीके। ठीक है, पहले लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी सप्लाई, समझ में आया? लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई यूज करेंगे, उससे कम हो जाएगा हमारा। कार्बन ब्रश लेस विड्थ ऑफ कार्बन ब्रश कम विड्थ का कार्बन ब्रश हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उससे भी हमारा स्पार्किंग कम होगा। कांटेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ाकर, मतलब कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच कांटेक्ट रेजिस्टेंस को क्या करके, बढ़ा करके। ठीक है, इसके लिए हार्ड कार्बन ब्रश यूज करेंगे, हार्ड कार्बन ब्रश यूज्ड इसके लिए। ठीक है, कांटेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। और अगला पॉइंट है आर्मेचर कॉइल तथा कम्यूटेटर टैपिंग के मध्य, आर्मेचर कॉइल तथा कम्यूटेटर टैपिंग के मध्य, कॉइल तथा कम्यूटेटर टैपिंग के मध्य हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट जोड़कर, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जिससे उससे भी स्पार्किंग क्या होता है, कम होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करेंगे, ठीक है, और स्पीड को भी कम करके, ठीक है, स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, इसी में लिखवा दे रहे हैं, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए मैग्नेटिक पार्ट को लेमिनेटेड बनाया जाता है। मशीन के मैग्नेटिक पार्ट को लेमिनेटेड बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, तो अगर ईडी करंट लॉस कम करना है तो मशीन के मैग्नेटिक पार्ट को लेमिनेटेड बनाया जाएगा। ये हो गया, तो ये आपका सीरीज मोटर समाप्त हो गया यहीं पे। ठीक है, सीरीज मोटर आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है, थोड़ा बड़ा है। तो सीरीज मोटर इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अगर डीसी सीरीज मोटर को वैसे ही यूज करेंगे एसी सप्लाई दे करके, तब तो उसकी इफ़िशियंसी, परफॉर्मेंस उसका बहुत वीक होगा। समझ में आया?
लेकिन उसमें चेंजेस करके अगर हम सीरीज़ मोटर को डिज़ाइन करते हैं तब ज़्यादा बढ़िया होता है। तो डीसी सीरीज़ मोटर को अगर एसी सीरीज़ मोटर बनाते हैं तो वो लो वोल्टेज पर हाई हार्स पावर रेटिंग और हाई करंट के लिए डिज़ाइन हो पाता है, ठीक है। उसके अपोजिट नहीं डिज़ाइन कर पाते हैं, क्योंकि इंडक्टेंस कम करेंगे तो सिंपल सी बात है, फिर हमें इंडक्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किसकी वजह से, टर्न बढ़ा करके, क्योंकि मेंटेन करना है ना फ्लक्स को। तो ये ट्रैक्शन में यूज किया जाता है। ये क्या, कहाँ पर यूज किया जाता है, ट्रैक्शन में। तो अब एसी सीरीज मोटर, प्रॉपर्टी ऑफ एसी सीरीज मोटर, प्रॉपर्टी ऑफ एसी सीरीज मोटर, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो साइज होता है, साइज वो 3000 एचपी तक डिज़ाइन होता है ये, एंड 300 वोल्ट तक डिज़ाइन होता है ये। स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई होता है, वेरी हाई, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। स्टार्टिंग टार्क बराबर 3 इंटू रनिंग टार्क, 3 गुना होता है। रनिंग टार्क अगर 50 न्यूटन है तो स्टार्टिंग टार्क 150 न्यूटन मीटर होगा। समझ में आया ये चीज़, ये प्रॉपर्टी है इसमें, ये ट्रैक्शन में यूज किया जाता है। स्टार्टिंग करंट IS बराबर 2 इंटू आई होता है, मतलब रनिंग करंट का, फुल लोड करंट का 2 गुना होता है, ठीक है। स्टार्टिंग करंट आपका फुल लोड करंट का कितना होता है, 2 गुना होता है। इसको लिखवाने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और टार्क, ऑपरेटिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट स्क्वायर, वही चीज़ होगा। स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक, तो स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक में वही चीज़ें आएंगी, यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल करंट, जो कि आपको पहले ही बताया गया। स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक एन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल लोड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। पावर फैक्टर आपका 0.82 आपका 9 होता है, 0.9 होता है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन हमेशा लैगिंग होगा, लैगिंग, ठीक है। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसका मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टी होता है, जैसा कि पहले था, ठीक है, एकदम हूबहू ऐसा था। इसमें हाई मेंटेनेंस कास्ट, हाई रिलेटिव कास्ट, इसका हाई मेंटेनेंस कास्ट होता है, हाई मेंटेनेंस कास्ट, हाई रिलेटिव कास्ट, अन्य मशीनों की अपेक्षा सेम रेटिंग के लिए रिलेटिव कास्ट कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका कास्ट होता है। अपोजिट स्पीड पॉसिबल है, अपोजिट स्पीड पॉसिबल है, ठीक है। या तो सीरीज फील्ड का आप अपोजिट कर दीजिए, या तो आर्मेचर टर्मिनल को अपोजिट कर दीजिए, तो इससे अपोजिट स्पीड आपको मिल जाएगी। स्पीड कंट्रोल ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है, स्पीड कंट्रोल ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज मोटर हो गया। अब सीरीज मोटर का एप्लीकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी थी, इसको जानना आपके लिए क्या था, ज़रूरी था। ट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है, ट्रैक्शन 600 HP तक, ट्रैक्शन में 600 HP तक इसे क्या कहते हैं, यूज करते हैं। और जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया,
क्लीनर हो गया, ETC। ऐसे बहुत जगहों पर इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एयर कंडीशनर हो गया, रिकॉर्ड प्लेयर हो गया, और लिख लीजिए एयर कंडीशनर, AC, AC जिसे बोलते हैं ना, एयर कंडीशनर, जो घरों में लगता है। लेकिन अब इसकी जगह हम दूसरी मोटर यूज करते हैं, ठीक है। कारण है क्योंकि ये जो हमारी AC सीरीज मोटर होती है ये काफ़ी महंगी होती है। रिकॉर्ड प्लेयर बहुत सारा एप्लीकेशन है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अपने बुक से देखकर इसको लिख सकते हैं। तो DC सीरीज मोटर आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब यूनिवर्सल मोटर आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर को यूनिवर्सल मोटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि AC और DC दो ही सप्लाई है, और दोनों सप्लाई पे क्या होती है, वो ऑपरेट होती है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।